नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। स्टार्टअप मध्य प्रदेश के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। स्टार्टअप्स में नवाचार अभ्युदय मध्य प्रदेश का संदेश दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया। आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टार्टअप से सीधा संवाद किया। 2 दिवसीय स्टार्टअप समिट में देश भर के स्टार्टअप्स, निवेशक, इंक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं के साथ साथ एफपीओ, एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े साझेदारों को एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाया गया। समिट के माध्यम से राज्य के तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम, नीति आधारित सुधारों, निवेश अवसरों एवं प्रेरक सफलता कहानियों को प्रदर्शित किया गया और इसके साथ ही नेटवर्किंग, सीखने एवं सहयोग के लिए उच्च प्रभाग वाला मंच भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश को देश के शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 6000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इनकी संख्या दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को अनुभवी और सफल उद्यमियों का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है और इसी नाते से स्टार्टअप क्षेत्र में बोट लाइफस्टाइल के अनुभवी उद्यमियों का मार्गदर्शन निश्चित ही सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लागू की गई है, जो युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इससे युवा उद्यमियों को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है और क्षेत्र में 47% स्टार्टअप्स में महिला उद्यमी हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है। मध्य प्रदेश में इन स्टार्टअप्स की संख्या राष्ट्रीय औसत से 3 गुना है। औसत के आयोजन से पहले दिन स्टार्टअप्स ने एग्री टेक, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, सस्टेनेबिलिटी एवं सेवा क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं स्केलेबल समाधानों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। स्टार्टअप पिचिंग सत्र मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के प्रमुख आकर्षणों में से एक रहा। इसमें राज्य सरकार की नवाचार, उद्यमिता एवं निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया गया। ये पहल मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य प्रतिनिधियों का। युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। तो सुना आपने किस प्रकार सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश को देश के मानचित्र पर एक उद्योग प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए, युवाओं को नवाचारों से जोड़ा जाए और निवेश जितना ज़्यादा हो सके धरातल पर उतारा जाए। नए उद्यमियों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर ही इस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेरक कहानियों का भी प्रदर्शन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी प्रोत्साहित होकर इस क्षेत्र में निवेश के लिए और रोजगार के लिए लगातार आगे बढ़ें। तो चलिए अधिक चर्चा करेंगे। दिनेश कुमार गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, लघु उद्योग भारती, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आना चाहूँगा। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश सरकार और हर व्यक्ति की ये कोशिश है कि प्रदेश के में रोजगार के अवसर आकर्षित किए जाएँ, निवेश को बढ़ावा दिया जाए और मध्य प्रदेश को देश के मानचित्र पर एक रोजगार प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए, किस प्रकार ये सपना साकार होगा? ईशा भाई नमस्कार, आपको, हमारे भूपेंद्र भाई को नमस्कार, सबको मैं बताना चाहता हूँ। ईशा भाई आप बताएं, जैसे आप अभी जैसे आ रहा था, ये आपने शुरुआत करी इसकी, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में अभी जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्टार्टअप हमारे राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत 2000 का है, हम 6000 हैं। और नई नीति जो 2025 की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो नई नीति चालू करी है, जो जिसका आगाज किया है, उसमें इसको 10,000 तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये टारगेट 5 साल में, अगले 5 साल में रखा है कि स्टार्टअप लगभग 10,000 नए आएंगे, 10,000 हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश इसमें बहुत ज़्यादा आगे नवाचार और इन चीज़ों को लेके चल रहा है।
और ये बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखिए, पिछले विगत यदि 10-15 सालों का इतिहास देखा जाए तो 10 सालों में भारत में इतने बड़े बड़े स्टार्टअप दिखते हैं, बड़े छोटे छोटे नाम आपको नज़र आते होंगे सामने। जोमेटो हैं, चाहे लेंसकार्ट हैं, ये तो आपको समझ में आएगा कि ये नवाचार होकर एक नए स्टार्टअप उभरे हैं। और इन्हीं से प्रेरणा लेके, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, चूँकि मध्य प्रदेश में हम थोड़े से पिछड़ते, पुराने टाइम में पिछड़े थे, पर आज की स्थिति में देखें तो आज देखेंगे आप कि स्टार्टअप में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार DPIIT जो स्टार्टअप के लिए जो नोडल एजेंसी है, जो जिसके अंतर्गत सब काम होते हैं, प्रदेश भी उसी के अंतर्गत काम करता है, उनका टारगेट 100 करोड़ का है मध्य प्रदेश के लिए। और इसमें स्टार्टअप की नई नीति में ऐसा किया गया है कि 10 साल से जो पुराने हैं वो उनको तो नहीं लिया गया, पर 10 से अंदर, मतलब आप समझिए 9 साल भी यदि आप हैं, 9 साल 8 महीने भी हैं, तो आप इसमें श्रेणी में आ जाते हैं। तो काफ़ी योजनाएं हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और इन्होंने बिल्कुल इसको अपना एक समझ लीजिए, प्रदेश ने भी ब्रह्म वाक्य मान लिया है कि हमें इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप यदि हम नहीं लाते हैं तो युवा जो उद्यमी हैं, जो सही मायने में स्टार्टअप में सबसे बड़ी बात लोग समझ नहीं पाते हैं, आम लोगों की भाषा में स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप बेसिकली आप समझिए कि कोई नया आपने नया सृजन किया, नया कुछ बनाया, कोई पेटेंट राइट वाली चीज़ आपने ईजाद करी और इसके द्वारा एक अलग आपने इकोसिस्टम डेवलप किया और आगे बढ़ गए, और नए आपने रोजगार के क्षेत्र भी खोले। होता क्या था कि हमारे यहाँ देखिए शिक्षा बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश में सभी चीज़ अच्छी हैं, पर ब्रेन ड्रेन होता था। यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में चले जाते थे, दूसरे देशों में चले जाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि इन लोगों को भोपाल मध्य प्रदेश में रोका जाए और रोक के इसकी प्रगति के लिए, इसके द्वारा देश की प्रगति की जाए। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि ये लंबा रास्ता है जिसे सबको मिलकर तय करना है, और जिस प्रकार सरकार ने नीतियों का निर्माण शुरू किया है, माना जा सकता है उन नीतियों का और योजनाओं के पालन से कहीं ना कहीं ये सपना साकार होता नजर आएगा। भूपेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए, एक 25 साल के युवा का ये सपना होता है किसी अच्छे संस्थान में नौकरी पाना। आखिर किस प्रकार इस सोच को बदला जाएगा, किस प्रकार इतना ज़्यादा बढ़ावा उद्यमियों को दिया जाएगा कि नौकरी के बजाय कोई युवा उद्यमी बनने के बारे में सोचे? जी निश्चित रूप से देखिए, इसके कई आयाम हैं, और जिस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से युवाओं के रोजगार के लिए विभिन्न नए नवाचार कर रही है, चाहे उसमें सरकारी योजनाओं के साथ में भी हो, चाहे मुख्यमंत्री ऋण योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, साथ में स्टार्टअप की योजनाएं हो, जिस तरह से अभी भाई साहब ने बताया स्टार्टअप क्या है। तो और साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्क्यूबेशन सेंटर 1000 खोले हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि एक पंजीयन करने के साथ एक नए स्टार्टअप योजनाओं के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और उसके बाद सब्सिडी का भी क्राइटेरिया है, और वो लगभग 7 साल के लिए और 3 साल के न्यूनतम से 7 साल तक के लिए ऋण देने की भी सुविधा है। और MSCA और DPIIT जैसे केंद्र के और स्टेट से कोऑर्डिनेशन के करके काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है कि लगभग 4 ट्रिलियन हो गई है, और उसके अलावा और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, जिसमें GDP के रूप में अगर कहें तो 15 लाख करोड़ रुपए स्टार्टअप योजना के तहत काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार भी इकोनॉमी के रूप में बढ़ती हुई सरकार है, और मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ राज्य है, और जिसमें स्टार्टअप की बताया है कि 6000 योजनाएं चल रही हैं, उनको जस्ट डबल करने की भी योजना चल रही है। और उसके हिसाब से नए उद्यमी के साथ साथ जो स्किल है व्यक्ति का, उसके साथ साथ वो खुद उद्यमी बने और दूसरों को भी रोजगार दे, जिसके साथ साथ जिस की GDP की हम बात कर रहे हैं, तो 2526 में लगभग 7.4 की GDP भारत सरकार ने, और जिसका मध्य प्रदेश सरकार का 4.5 का योगदान है, जो कि एक समृद्धशाली राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि देश के विकास के लिए योगदान पूर्ण रहेगी। इसके तहत एक माहौल बनाया जाता है, और जिसके तहत लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनके साथ उनके एक स्टार्टअप के रूप में एक स्टाइपेंड दिया जाता है, और साथ साथ उनको एस्टेब्लिश करने के लिए एक सब्सिडी 18 से और 50% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाता है, और उनको लगातार उस मॉनिटरिंग भी की जाती है, उनको जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको भी सोल्यूटेड किया जाता है। तो ये एक बेहतर योजना है, और जिस निश्चित रूप से हर काम को, हर हाथ को एक काम मिले, ये योजना एक साकार के रूप में हो, और साथ साथ अभिरुचि के अनुसार हो, क्योंकि व्यक्ति का साथ जो स्किल होती है, वो स्किल के साथ साथ उसको वो स्वरोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए जो इनोवेशन सेंटर खोले 1000, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जो निवेश के लिए नए नए
जो नवाचार हो रहे हैं वो भी स्टार्टअप योजनाओं के लिए भी बैकअप होते हैं और वो उनको प्रोत्साहन देते हैं और साथ साथ इनको वैश्विक रूप से भी मंच दिए जाते हैं। और इनकी सारी सुविधाओं को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपना एक स्टार्टअप एक योजना का भी एक अलग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें विभाग एक मॉनिटरिंग करता है और वो जो लोग कुशल लोग हैं उनको उनको उस तरह से दिया गया है। साथ साथ इनमें इनोवेशन में मोटिवेशन के लिए भी कार्यक्रम किए गए हैं कि जो लोग इस स्टार्टअप से अपने अपनी फील्ड में आगे बढ़े हैं उनने किस तरह से अपने स्थान को आगे बढ़ाया है और उनके मोटिवेट होकर नए स्टार्टअप के युवा लोग उद्यमी के रूप में आगे बढ़े। तो ये एक जो पहल है जिससे बहुत ही सार्थक है और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार भी स्टार्टअप के प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो, चाहे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट लोन हो, बहुत सी उनकी योजनाएं हैं जिसमें 15 से 18% सब्सिडी है और विभिन्न चरणों का उनका योगदान है और वो लगातार इनोवेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए युवाओं से लगातार सबमिट करते हैं, उनसे बात करते हैं, चाहे वो मन की बात का स्पोर्ट हो, चाहे वो समिट के रूप में दिल्ली बुलाते हैं, युवा समिट करते हैं और स्टार्टअप के लिए विशेष स्पेशल रूप से बात करते हैं। तो ये एक मोटिवेशन भी पॉलिटिकल रूप से भी मिलता है और राज्य सरकारों को भी देश के प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं और उनका जो विजन है उसके बीच में उनको अनुसरण करने के लिए और अनुपालन करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न, या अगर हम देखें वैश्विक स्तर से भी, तो विभिन्न देशों में भी स्टार्टअप की विभिन्न योजनाएं हैं और जो विभिन्न रूप से सफल हुई हैं। और ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अगर हर चीज में उसको एक जो नौकरी का एक जिम्मे रहता है, जो सरकारी नौकरी का क्लाइमेक्स था, जो लोगों के अंदर एक अनुभूति का आनंद होता था, वो उसके तहत अपने स्किल के अनुरूप अपने स्वयं के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अगर रोजगार परक होता है तो वो ज्यादा सार्थक होता है। वो देश की इकोनॉमी के लिए भी है और विकसित भारत के साथ साथ विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कोई भी युवा अगर नौकरी ना चाहकर अगर उद्यमी बनने का सपना देखता है तो ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन दिनेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अगर चाइना की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, बड़ी संख्या में वहाँ पर उद्यमी युवा हैं और जिस प्रकार इस देश में भी युवाओं के अंदर कौशल है, प्रतिभा है, लेकिन एक बड़ी समस्या जो युवाओं के सामने आती है वो होती है निवेश की। आखिर पैसा कहाँ से आएगा? देखिए ईशा जी, हम आपको ये बताएं कि ये इसकी जो नीति है पूरी बड़ा डिटेल्ड, हर चीज़ों के बारे में, फंड का, सीडिंग फंड से लेके हर चीज़ का इसमें इंतजाम किया गया है। बात यह है कि पहली बात, युवाओं को अपना मन बदलना होगा जी। अभी क्या हो गया है, भूपेंद्र भाई बताएंगे, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, देख रहे हैं, हम लोग साथ कई चीज़ों में जानते हैं एक दूसरे को। भारत में एक अलग ढंग का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि सरकारी नौकरी, रिजर्वेशन, ये मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा ये कहना है कि क्या 1 करोड़, जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या रहती हो, उस देश में क्या सरकारी नौकरी से ही देश का भला हो जाएगा? नहीं होगा। ये देश जो था, ये देश हमारे ब्रिटिश आक्रांताओं से पहले या पुराने टाइम में हम देखें तो ये अपने आप में एक संपन्न देश था, संपन्न देश तो था ही। इसके साथ साथ ये ऐसी यूनिट होती थी कि ये स्वावलंबन वाला देश था। हम छोटे से छोटे इकाई में देखें, ग्राम भी स्वावलंबन में था, उद्योग थे, उद्योग सब आपस में करते थे। इसके कारण हमारी जीडीपी, आप सोचिए, पुराने टाइम की जीडीपी बताई जाती है कि विश्व के टोटल जीडीपी में हम 80% तक थे, यदि पुरानी 1000 साल पुरानी बात करें। ये लोग क्यों आकर्षित हुए? सब आकर्षित यहाँ पे इतने हमले होके देश में क्यों आए? केवल ये देख के कितना अति संपन्न क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता था, हमारे यहाँ नौकरी का कोई प्रावधान नहीं था, हमारे यहाँ बड़े कम लोग नौकरी करते थे, बाकी लोग स्वावलंबी थे, उद्योगपति थे, हर लेवल के उद्योगपति थे। तो वही बात आज हम देखें। मेरा ये कहना है कि आप देख लीजिए कि बच्चे पढ़ के आते हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, टैलेंट है उनके पास, उस टैलेंट का उपयोग क्या होता है? वो टैलेंट का उपयोग, जो अधिक अच्छे टैलेंट वाले हैं, यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये नीतियाँ जब लागू हुई, आप नेपाल, अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना में, चाइना वो देश है जो 1970 से जो बच्चे पढ़ने उनके जाते थे, पढ़ के वापस चाइना में आते थे। मैंने 90 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। 1990 में मुझे याद है कि चाइना और इंडिया के बारे में हम डिटेलिंग करते थे, तो चाइना हमसे पीछे दिखता था। क्यों दिखता था? कि उनके पास ना फंड था, बहुत गरीबी थी, बहुत, वो अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो दुनिया का कारखाना कैसे बन गया जी? देखिए, वो इसलिए बना कि उनके जो स्टूडेंट थे वो वापस आते थे, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता था।
आज आप कहते हैं, आप खुश होते हैं कि सुंदर पिचाई गूगल के चीफ हैं, उनकी आप तनख्वाह देखते हैं, पर वो सुंदर पिचाई उतना पैसे अपने घर ले जा रहे हैं, और वो भला किसका कर रहे हैं? अमेरिका, गूगल का कर रहे हैं ना। तो आप उसके परिप्रेक्ष्य में चाइना को देखेंगे, चाइना में हार्डली 0.1% ब्रेन ड्रेन हुआ है। अधिकतम उनके देश में वो आए, 30 साल में उन्होंने अपने देश को बना के बता दिया। आज उसको आप किसी भी स्थिति में कर लें, कुछ भी कर लें, चाइना के को देखें, ध्यान से देखें, तो चाइना को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उससे हमें ये सीखना होगा कि हम अपने युवाओं को क्या उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते। उनको केवल यही समझा दे कि हाँ साहब, आप तो कैंपस में जाइए, अच्छी पढ़ाई करिए और कैंपस से प्लेसमेंट करा के नौकरी कर लीजिए। यदि यही रहेगा, या इवन सरकारी नौकरी IAS IPS बनना या दूसरे चीज़ों, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे मेरे भी पढ़ के, एक IAM है बेटा मेरा, अभी पढ़ाई कर रहा है। मैं उसको ये बोलता हूँ कि क्या तुम 60 लाख या 50 लाख की कैंपस के लिए सोचते हो? भाई हम वैश्य समाज से हैं, चलिए हम लोग तो व्यापार करते हैं, पर यदि देखा जाए, ये तो पूरा देश ही व्यापार करता था, उद्योग करता था, और इतने बड़े लोग, इतने बड़ी जनसंख्या को कैटर करने के लिए और विकसित भारत बनने के लिए आपको वापस अपने जड़ों में आना पड़ेगा। आपको स्वावलंबन यदि बेसिक बात है तो उसमें उद्योग आता है। स्टार्टअप, बेसिकली स्टार्टअप ये है कि आप क्या आविष्कार करते हो, क्या नया नवाचार लाते हो, उससे देश, प्रदेश, उससे आम जनों में क्या भला होता है, ये सोचना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ा इसके लिए काम किया, और इतना ओपन हार्टेड उन्होंने चीज़ें रख दी हैं कि मेरे ख्याल से, एक आप चल के आइए ना, आप वेबसाइट पे जाइए DPIIT की, आपको समझ में आएगा। इतने साधारण तरीके से हर चीज़ बताई गई। प्रदेश की वेबसाइट पे आइए, इतने ज़्यादा उन्होंने इनक्यूबेटर्स के लिए सेंटर्स बना दिए हैं, ये बना दिया, और इतनी चीज़ें दी हैं। भूपेंद्र भाई बता रहे थे, मेरे पास पूरी डिटेल है। केवल हम बिल्डिंग बनाने में आपकी हेल्प नहीं करते, हमसे मतलब शासन, उसके अलावा हर चीज़ में करते हैं। स्टाइपेंड से लेके आपने यदि लोग रखे हैं अपने पास, कर्मचारी हैं, उनके लिए, मतलब आप ये सोचिए कि n नंबर ऑफ चीज़ दिमाग में होगी, वो n नंबर चीज़ केवल भवन को, कि आपको इस सीट फंड से या किसी चीज़ से आप भवन नहीं बना सकते अपना, बाकी हर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, जिस प्रकार आपने सुना कि भारतीय युवा के अंदर कौशल बहुत ज़्यादा है, लेकिन निवेश की समस्या उसके सामने खड़ी रहती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और साथ ही साथ एक प्रश्न और था मेरा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या कृषि को भी अगर तकनीक से जोड़ा जाए, इन नीतियों में शामिल किया जाए, तो एक बड़ा उत्पाद यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जो बड़ी कल्पना है सरकार की और देश के प्रधानमंत्री की, जो मूल जड़ों से जुड़ने की है, उनका कहना है कि विश्व गुरु की कल्पना करना है, और विश्व गुरु और विकसित भारत की कल्पना। विकसित भारत के लिए कैसे हो? 140 करोड़ की आबादी है, इस 140 करोड़ की आबादी के आप मानिए उसको रोजगार देना, और जिस तरह से रोजगार के देने के लिए वो हमें, जिस तरह से भाई साहब ने भी बताया, अभी चाइना का उदाहरण बताया, बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्टार्टअप के लोग में उद्यमी तैयार नहीं करेंगे, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे। हमारे चीज आज भी हम इस चीज में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि कई चीजें हमारे यहाँ असेंबल होती, बनती ही नहीं है, और हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हम रक्षा के क्षेत्र में देखिए, उन्होंने स्टार्टअप की योजना लागू की, 100% FDI लागू किया देश के प्रधानमंत्री ने, और उसको कहा कि हम हर चीज को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बनाएंगे, और दूसरे देश से जो टेक्नोलॉजी ने वो लेके हम खुद ही बनाएंगे। तो आज हमें ये लगता है कि 29 तक हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर रक्षा के क्षेत्र में भी बनेंगे। तो क्या उसमें युवाओं के, क्या हमारे जो विभिन्न टेक्निकल के बच्चे हैं, जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, स्किल है, नॉन स्किल है, हमें सारे लोगों की आवश्यकता है। और ये तो भारत तो युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा है यहाँ पे। और हमारे पास हमारे पड़ोसी का सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना ने अपनी इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया, और सबको साथ में आज सबसे बड़ा विदेशों में क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाहे वो छोटी सी लेके बड़ी तक चीज बनाने के लिए। और हमारी पूर्वज सरकारों ने सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि हमारे यहाँ जो लोन लेने की प्रक्रिया थी, पहले हम स्टार्टअप को अगर उस सरल भाषा से समझे, ऋण देने की जो पद्धति थी जो व्यवसायियों को, वो बहुत ही जटिल और कठिन थी, और उनमें ब्याज दरें, उनमें सगमता, उनमें कागज छसाई, और उसको लगभग वो मिल ही नहीं पाता था। तो व्यक्ति क्या करता था, जो उद्यमी होता था वही उद्यमी कर पाता था। और इसके कारण फिर उन्होंने जैसे तरह से एजुकेशन का सिस्टम बढ़ा, और एजुकेशन के साथ साथ लिबर्टी आई, और एजुकेशन लोन के बेस पे अपने स्टार्टअप योजनाओं को, अपने उद्यम को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ उसमें भी जटिलता थी। लेकिन जब 2014 में जिस तरह से सरकार आई है, और मोदी जी ने समझा कि युवाओं का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, सारे लोगों को हम नौकरी नहीं दे सकते, और सरकारी नौकरी का जो भ्रम है लोगों के बीच में, वो भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वावलंबन जो हमारी मूल जो अवधारणा है भारतीयता की, वह स्वावलंबन है, हमारा स्वाभिमान है। हम लोग
जो जिस तरह की शिक्षा पद्धति के रूप में हम लोग पढ़े हैं गुरुकुल के, उसमें यही बात है कि हम अपनी शिक्षा से लोगों को नौकरी नहीं करेंगे, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे और उसी वातावरण के अनुरूप करेंगे। और समृद्ध गांव की अवधारणा हो चाहे समृद्ध शहर की अवधारणा हो, उसी के तहत है। तो इसके तहत जिस तरह से इन्होंने फंडिंग की और उसकी तरह से उन्होंने लोन के प्रति एक फंड रखा और फंड के रूप में उन्होंने हर एजुकेशन बेस को और स्किल बेस दो डिवीजन किया। ये एजुकेशन वो जो 8वीं तक पढ़ा है, जो 12वीं तक है और जो ग्रेजुएट और टेक्नोलॉजी के रूप में लिया, उसको इन्हें वर्गीकृत किया। तो उसको अधिकतम 1 करोड़ और 10 करोड़ तक के लिए उन्होंने लोन किया और शुरुआत से 10 लाख से 1 करोड़ तक के लिए। तो ये जो उन्होंने कहा और साथ साथ उससे सब्सिडी 5 साल के लिए दी। और ये इस तरह से योजना, चाहे उद्यमी महिलाओं की योजना लागू करे, चाहे मुद्रा योजना लागू करे, तो उसके लिए एक सेपरेट फंड रखा गया। दूसरी बात, बैंक का जो डेफिनेशन होता था, जो उनकी पूंजी लोन के तहत हो जाती, तो उसके लिए भी नियम सरल किए और रिकवरी के भी लिए पॉइंट किया, क्योंकि अगर पैसा बैंक का गपता ही चला जाएगा तो वो कहां से रिकवर होगा। तो उसके लिए भी नई पॉलिसी इन्होंने लाई और साथ साथ उसके साथ एक सेपरेट फंड के लिए स्टार्टअप अलग योजना के लिए रखा गया, लोन के सेक्शन के लिए अलग रखा गया और उसके साथ साथ जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए नए नए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध किया गए। ये 3-3, 4-4 धाराओं से काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये धाराओं का रिजल्ट दिखेगा और मुझे लगता है कि हम तो छोटे से क्षेत्र से भी देखते हैं, अगर हम गाँव में जाते हैं तो जहाँ पे जिस क्षेत्र की विशेषता है, हथकरघा की विशेषता है, तो मैंने नरसिंहपुर में देखा तो वहां के हथकरघा के रूप में लोगों ने स्टार्टअप के तहत अपने आप को पंजीयन किया और उन्होंने खादी की और उस तरह की जो पैंट शर्ट जो हमारे जो ब्रांडेड का जो हम लोग जिस तरह से बन गए थे, उन्होंने अपना एक ब्रांड निकाला और वो मेलाओं में दूसरी बात उनका बड़ा अच्छा सिस्टम भी देखा। तो इस तरह से जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो आज आप बताइए कि एक अगर किसी भी चीज की सिलाई है तो वो लगभग 400-500 रुपए है और वो 400-500 रुपए सिला हुआ वस्त्र और सूती दे रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है, उनको उससे भी फायदा मिल रहा है। एक पूरा एक यूनिट है और जो कि स्टार्टअप योजना के तहत एक स्वावलंबन के रूप में अपने ही क्षेत्र में खड़ा हो रहा है। तो ये जो उदाहरण जब जाते हैं लोगों के सामने और मोटिवेट होते हैं कि हमारे बीच का व्यक्ति इस तरह से स्टेब्लिश होके हुआ है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बन गई कि हमारी शिक्षा पद्धति के अनुरूप कि लोग नौकरी पे ही आश्रित हो गए, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या किसी की भी नौकरी हो। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर जो भूपेंद्र एक माना जब जा हम सकता जो है जब कि टूटा प्रदेश के और युवा लोगों को, को देश के अपना युवा को ये इसके बात बारे में समझनी पता चला, होगी कि तो उद्यमी लोगों बनना ने बेहद बड़े-बड़े जरूरी है। नौकरियां उद्यमी बन के अपने ही देश पैकेज को छोड़ के विकसित एग्रीकल्चर भारत पे बनाया निवेश जा किया, सकता है। उन्होंने जैविक समय बाध्यता खेती के चलते इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के युवा को, देश के युवा को उद्यमी बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विकसित भारत का सपना इसी से साकार होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा देंगे। और इसी उद्देश्य से, इसी सपने को साकार करने के लिए सरकार ने नीतियों का निर्माण किया है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।